तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं एग्जम्पशंस की। आज हम बात कर रहे हैं एग्जम्पशंस की। आपने ये एग्जम्पशंस इंटर में पढ़ी हुई है, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं है। फिर भी एक नए फॉर्मेट में आपको समझा दिया जाएगा, तो आप सुनते रहें। तो डाउट हो तो पूछ लें। ओके, चलिए ठीक है सर, ये एग्जम्पशंस क्या है और हमें क्यों दी गई है। तो जैसा आप जानते हैं कि जब हम कोई असेट ट्रांसफर करते हैं तो मे बी वो असेट हम मजबूरी में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब हम करना नहीं चाहते पर हमें करनी पड़ रही है, ऐसा हो, या फिर वो असेट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, मतलब जानबूझ के गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम उस असेट पे कैपिटल गेन चार्ज ना करें, ठीक है, एग्जम्पशन दे दें। तो दो रीजन हो सकते हैं। सर मजबूरी क्या हो सकती है, कोई बता सकता है सर क्या मजबूरी है कि कैपिटल गेन ही मजबूरी में हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी कोई सिचुएशन है कि सर कैपिटल कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए? ठीक है, वेरी गुड। और यस, और बोलिए। सर घर डैमेज हो गया और मुझे इंश्योरेंस मिला और एक प्रॉपर्टी भी मिली, उसके में भी हो मजबूरी से हुआ कैपिटल गेन। तो और बोलिए। हाँ जी, और कोई, बाकी कोई? हाँ जी, बाकी कोई? सर क्या मजबूरी हो सकती है हमारी कि हमें असेट बेचनी पड़े या ट्रांसफर करनी पड़े और हमें कैपिटल गेन हो जाए, ऐसी कोई मजबूरी है? हाँ जी, एनीवन? कोई नहीं? मजबूरी पूछ रहे हैं बेटा, वो तो आप प्रोविजन बता रहे हो, प्रोविजन नहीं पूछ रहे। 54 का प्रोविजन क्या वो नहीं पूछ रहे, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी अपन ये बोल रहे हैं कि एग्जम्पशन दी क्यों जाती है। एग्जम्पशन हमने कहा कि सर इसलिए दी जाती है कि कई बार या तो गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक कैपिटल गेन को माफ करना चाहती है इसलिए, या फिर हमारी मजबूरी रही हुई होती है और गवर्नमेंट चाहती है कि भी मजबूरी में हम आपसे टैक्स चार्ज ना करें। तो बता सकता है एनीवन एल्स? लॉस हो तो स्लम सेल में अगर लॉस हो रहा हो तो हमारी मजबूरी है। तो लॉस हुआ तो बेटा फिर तो एग्जम्पशन मिलेगी नहीं ना। सर मजबूरी तो है ना। अरे अपन ने बोला है ऐसी मजबूरी जिससे हमें कैपिटल गेन हो जाए, वो बोल रहा हूँ भाई। अपन ने मजबूरी में घर बेचा, मजबूरी में कोई एसेट बेची जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या फिर हम में बेचना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो उससे हमें फायदा हो जाए और फायदे को, उस फायदे से निपटने के लिए हमें कुछ चांस दिया जाए कि भैया चलो ठीक है, मजबूरी में फायदा हुआ है तो जैसा हम कहते हैं वैसा आप कर लो, हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। चलिए सुनिए, ओके। देखिए यहाँ पे मेरा मजबूरी से मतलब क्या था, मेरा मतलब सर ये था कि गवर्नमेंट जैसे कंपल्सरी एक्वायर कर ले, है ना। हाँ, आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, आपकी फैक्ट्री लगी हुई है कहीं पे, और गवर्नमेंट आपकी फैक्ट्री की जमीन को ही एक्वायर कर ले, बोलते भैया हमें ये जगह चाहिए, हमें यहाँ पे सड़क बना दी, ठीक है, और बोले कि उसकी जगह आप दूसरी एसेट खरीद लो, दूसरी जगह जमीन खरीद लो। आपने कहा ठीक है सर। अब आपने वहां से तो अपनी फैक्ट्री हटाई, वो तो अपने आप हट गई, और वहां आपको नई जगह नई फैक्ट्री लगानी पड़ी। क्या ये मजबूरी थी आपकी, मतलब आप नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं, मुझे कैपिटल गेन से कोई मतलब नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे टैक्स भी चार्ज किया गया
तो थोड़ी सी नाइंसाफी आपके साथ हो जाएगी, हार्डशिप हो जाएगी, राइट। दूसरा पॉइंट, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा है कि सर मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ रहता था, मेरा ट्रांसफर किसी और शहर हो गया, तो मजबूरी है कि भाई यहाँ का मैं क्या करूं, तो यहाँ का घर मैंने बेच दिया और वहां जाके घर खरीद लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो जेन्युइन है कि आपने कुछ कमाई करने के लिए घर नहीं खरीदा, आपने तो अपने काम के लिए घर खरीदा है कि भाई मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, दैट्स व्हाई। तो ऐसी कुछ सिचुएशन के अंदर, ऐसी कुछ सिचुएशन के अंदर क्या किया गया है, आपको एग्जम्पशंस दी गई है, राइट। ओके, सबसे पहली एग्जम्पशन है सेक्शन 54। क्या कहती है सेक्शन 54? क्या कहती है सेक्शन 54? तो अब हम बात करते हैं सर, ये मैंने आपको इंटर में लिखाया था सर, घर के बदले घर, याद है? घर के बदले घर, ऐसा पढ़ा था हमने? यस सर, ऐसा पढ़ा। अब सर घर के बदले घर का मतलब क्या? आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या करनी है सर? तो भैया घर बेचना है, सही सिंपल सी बात है, वो तो पहले ही लिख दिया, घर के बदले घर, ठीक है। अब ये एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, क्योंकि रहने का काम इंडिविजुअल या एचयूएफ ही करेगा, कंपनी तो नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में डिडक्शन किसको, एग्जम्पशन किसको मिलती है सर? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। आप जो पुराना घर बेचेंगे उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ओके, अब सर आपको नया क्या खरीदना है? तो सर आपको नया भी रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना है इंडिया के अंदर, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। आप एक घर नया इंडिया में खरीद लीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आप कहते हैं कि सर मैंने एक नहीं, मैंने 2 घर खरीदे, ठीक है, मतलब मैंने 1 करोड़ का तो पुराना घर बेचा और 50-50 लाख के 2 घर खरीदे, तो बेटा टाइप कर दो, क्योंकि आई थिंक आवाज कट रही है थोड़ी सी आपकी। कौन बोल रहा है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, किसी की आवाज आई थी, तो जो भी बोल रहे हैं वो टाइप कर दो। एग्जम्पशन 1 का मिलेगा, ठीक है, तो वन रेजिडेंशियल हाउस का एग्जम्पशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, ठीक है। एक ऑप्शन नया दिया गया है आपको लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2019 में, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 54 के नॉर्मल प्रोविजन की, ठीक है। तो बोला भैया एक घर खरीद। अब सर ये घर खरीदना कब है? तो हमने पढ़ा था कि सर जिस दिन हमने ट्रांसफर किया है, जिस दिन हमने हमारा पुराना घर बेचा है, या तो उससे पहले हमने कोई घर खरीद लिया हो 1 साल के अंदर अंदर, या उसके बाद हमने घर खरीद लिया हो 2 साल के अंदर अंदर, या हमने घर बनवा लिया हो 3 साल के अंदर अंदर। सर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है ना? हाँ, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है, बिल्कुल है। तो वो तो एचपी में है, वो यहाँ थोड़ी है, वो तो एचपी में रेंटल इनकम के लिए बोला गया है ना? ठीक है, तो सुनिए क्या किया, कब खरीदना है सर नया घर? जिस दिन हमने घर ट्रांसफर किया उससे 1 साल पहले, उससे 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर आफ्टर, और बनवाना है तो विद इन 3 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। इस टाइम में अगर आपने नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, मैंने टाइम लिख के दिया है, देखिए, परचेज के केस में 1 और 2, और कंस्ट्रक्शन के केस में 3 ईयर्स। ओके ओके, बोले पढ़ा हुआ है ये सबका, कोई नया प्रोविजन नहीं है। अब मेरा एक सवाल फिर आपसे, 1 जून 2020 को मैंने एक घर ट्रांसफर किया, ध्यान से सुनना, 1 जून 2020 को मैंने एक घर ट्रांसफर किया, और इससे पहले 1 जनवरी 2020 को मैंने एक घर का कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था ना, कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 1 नवंबर 2021 को। क्या ये जो कंस्ट्रक्शन है क्या ये एलिजिबल है यहाँ पे एग्जम्पशन लेने के लिए?
सर ये 1/1/2020 को क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन। ओके, तो जहां पे भी आप देख रहे होंगे वहां लिख लीजिए ये अलाउ हो जाएगा। ये अलाउ हो जाएगा क्योंकि एक्ट में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का टाइम नहीं दिया गया है। एक्ट में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का टाइम नहीं दिया गया है, बस इतना बोला गया है कि विद इन 3 ईयर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। ये नहीं बोला कि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब। समझ पा रहे हैं? तो जब इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है ना, जब इस पे केसेज हुए, कोर्ट में केस हुए, तब जाके ये पता चला कि ठीक है भैया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पहले भी स्टार्ट कर दिया है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर अगर उसके विद इन 3 ईयर में वो कंप्लीट हो जाता है तो क्वालिफाई है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। ओके, ओके सर, आगे आ जाइए। अरे पंकज, कितनी बार करनी पड़ेगी एक ही बात बेटा, बार बार मत पूछा करो। 1 जनवरी 2020 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, 1 जून 2020 को मैंने प्रॉपर्टी बेची और 1/11/2021 को घर बन के तैयार हुआ। नहीं, 1 जून से पहले कंप्लीट हो जाती तो नहीं लेते तुषार, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो नई एक्वायर नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर में डेट वाइज। हाँ, डेट वाइज देखना है, बिल्कुल डेट वाइज देखना है। डेट वाइज देखना होता है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। ओके, चलिए तो एक बार दोबारा सुन लीजिए कि सर सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचओ पर्सन है और वो कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने से उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो कोई नई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ओके। और अगर कंस्ट्रक्शन है तो सर विद इन 3 ईयर लिखा गया है, तो विद इन 3 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अब सर एक बात सोचने लायक है कि मैं इस साल का जो टैक्स जमा कराऊंगा वो तो मेरी ड्यू डेट पे करवा दूंगा, वेदर इट इज 31 जुलाई और इट इज 31 अक्टूबर, राइट? बताइए, क्या इस साल का टैक्स तो मुझे इस साल इस डेट से पहले जमा कराना है, रिटर्न भरनी है मुझे? है ना? अब आपने मुझे बनाने का टाइम दे दिया सर 3 साल, खरीदने का टाइम दे दिया 2 साल, और मुझे तो इस डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न भरनी है। समझ गए? तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को ये विश्वास कैसे दिलाऊं कि भैया देखो, मैं है ना अभी नहीं खरीद रहा घर, मैं अगले साल खरीद लूंगा, आप बेफिक्र रहो, तो इसलिए आप मेरे से टैक्स चार्ज मत करो। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कहता है भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो, अगले साल नहीं खरीदोगे घर, तो ऐसा भी तो हो सकता है, झूठ बोल रहे हो, अगले साल हो सकता है घर ना खरीदो। ठीक है, हमें तो तुम पे विश्वास नहीं होता, तो इसलिए या तो तुम ये रिटर्न भरने से पहले पहले घर खरीद लो, या तो तुम ये रिटर्न भरने से पहले पहले ही घर खरीद लो, या फिर जितने पैसे का घर खरीदना चाहते हो उतना अमाउंट कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डलवा दो। बोलिए, आई बात समझ में? सिंपल सी बात है ना, कि या तो अब आपको कहा जाए कि अगले 1 साल में अगर आप 10,000 रुपए, अगले 1 साल में अगर आप 10,000 रुपए डोनेट करेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे कि आप ये हो, ये ना, ये आपको कोई सर्टिफिकेट दे देंगे। अब आप कहते हो हाँ सर कर देंगे, लाओ सर्टिफिकेट तो दे दो, तो भैया विश्वास कैसे किया जाए? तो आपको बोला गया कि एक सेपरेट अकाउंट में वो पैसे जमा करवा दो ताकि हमें ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आप दे दो, देने के लिए तैयार हो।
सिंपल। तो वैसा यहाँ पे बोला कि भैया रिटर्न भरने से पहले पहले आपको हमें श्योरिटी देनी है, तो या तो घर खरीद के श्योरिटी दो, और अगर घर खरीद के नहीं देना चाहते तो एक स्पेशल अकाउंट खुलाओ जिसका नाम रहेगा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, राइट, और उसमें आप पैसा डिपॉजिट कर दो बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। बोलिए आगे बात समझ में? हाँ जी, आगे बात समझ में? इफ परचेज कॉस्ट इज मोर देन कैपिटल गेन स्कीम तो कुछ नहीं होगा। रिटर्न फाइल करने के बाद परचेज किया हो तो पहले रिडक्शन नहीं, तो नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। ओके। अब सर चाहे आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ और चाहे आप कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा लगाओ, ठीक है, सुनो, चाहे आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ रिटर्न भरने से पहले और चाहे आप कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा लगाओ, दोनों जगह में जो भी अमाउंट जाएगा, वेदर इट इज इन प्रॉपर्टी और वेदर इट इज इन अकाउंट, उस अमाउंट को हम मानेंगे कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। उस अमाउंट को हम क्या मानेंगे सर? कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। अब जितना आपने इन्वेस्ट किया, इसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है, इतना प्रॉपर्टी भी है एक्चुअली और इसमें कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट भी है, ठीक है। जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया वो, या जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है वो, ठीक है, जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया वो या जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है वो, उन दोनों में जो कम होगा उतना अमाउंट आपके लिए एक्जम्प्टेड होगा, उतना अमाउंट आपके लिए क्या होगा भैया? एक्जम्प्टेड होगा। ओके। अब सुनो, कुछ बच्चों के सर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके लिए मैं एक फिगर लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, कॉस्ट है हमारी एसेट की 60 लाख रुपए, ठीक है। सेल कंसिडरेशन है 110 लाख रुपए, ठीक है। कॉस्ट है सिर्फ 60 लाख रुपए, ठीक है। ओके, और सेल कंसिडरेशन 110 लाख, ये इंडेक्स कॉस्ट ली है मैंने ताकि आपको इंडेक्सेशन ना करना पड़े, ठीक है। ये इंडेक्स कॉस्ट ले ली मैंने। बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? ठीक है, 50 लाख। अब आपके सारे डाउट ले लेते हैं। बताइए, अब आप बताइए आपका केस नंबर 1, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया? चलो एक मैं मेरे मन से लिखता हूँ, है ना, 2 केस मैं मन से लिख देता हूँ जिसमें आपके मोस्टली डाउट खत्म हो जाएंगे। सर मान लीजिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी में या फिर कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया मैंने 40 लाख, ठीक है। तो मुझे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? तो मुझे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? अगर मैंने 40 लाख इन्वेस्ट किया होता तो मुझे एग्जम्पशन कितनी मिलती?
40 लाख और कैपिटल गेन, हाँ, और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, तो मुझे छूट मिल जाती है सर, राइट, 40 लाख। दूसरा एग्जांपल बोलिए, कितना इन्वेस्ट किया, अब बोलो, जिसका सवाल आ रहा था बोलो कितना। आपका अमाउंट बोलो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। अरे बोलो भाई, अभी तो पूछ रहे थे सर अमाउंट कैपिटल गेन से ज्यादा हो तो क्या होगा, अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो क्या होगा। अब बोलो अमाउंट, आपको जो भी बोलना है बनाओ अपना एग्जांपल। सर 40। सर तुषार कह रहे हैं कि सर 20 लाख रुपए हाउस में और 20 लाख रुपए स्कीम में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो कॉम्बिनेशन इनका कुछ भी हो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट का पैसा भी किस में जाना है, हाउस प्रॉपर्टी में ही जाना है, ठीक है भाई। अल्टीमेटली कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का पैसा भी आपको कहाँ लगाना है, वो जो टाइम है ना 3 साल वाला 2 साल वाला, उतने टाइम में उस फंड का पैसा भी आपको प्रॉपर्टी में लगाना ही है, तो इसलिए दोनों का मिला के ही चलेगा, कोई अमाउंट नहीं है किसी के पास। चलिए तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सर 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो कितना छूट मिलेगा, 60 लाख और 50 लाख विच एवर इज लेस, 50 लाख, बस सिंपल है, आसान। डाउट किसी को। ओके, आगे आ जाइए सर। ये जो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है नई वाली, अब एक तो पहले तो एक सुनो चीज ध्यान से कि सर हमने फंड में पैसा लगा दिया, अभी रिटर्न भरने से पहले हमने फंड में पैसा लगा दिया, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, फंड का मतलब कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में हमने पैसा लगा दिया। इस पैसे का यूटिलाइजेशन हमें कहाँ करना है, इस पैसे का यूटिलाइजेशन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी एक्वायर करने में करना है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ करना है, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में करना है। अगर आपने इस फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टी एक्वायर करने के अलावा कहीं कर दिया कि इस फंड से पैसा निकाला और गाड़ी खरीदी, तो क्या होगा भैया कि जो पहले एग्जम्पशन मिली थी वो वापस टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, जो एग्जम्पशन मिली थी वो वापस टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि सर मान लो ये जो 3 साल का पीरियड है, हमने कहा था 3 साल में बनवा लेंगे, और ये 3 साल का पीरियड खत्म हो गया और अभी तक फंड में पैसा पड़ा है, हमने यूज ही नहीं किया, तो क्या होगा भाई। जो टाइम पीरियड था 2 साल में खरीदने का या 3 साल में बनवाने का, ठीक है, 2 साल में खरीदने का और 3 साल में बनवाने का जो टाइम था सर, उतना टाइम निकल गया और फंड में पैसा पड़ा है, हमने उसको निकाला ही नहीं और कुछ नहीं किया, तो जितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है जितना अमाउंट अनयूटिलाइज है उतना वापस टैक्सेबल हो जाएगा, समझिए, उतना वापस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए सर। सर हमने जो नई प्रॉपर्टी एक्वायर की वो सिर्फ हम दिखावे के लिए कर ले, मतलब कि पहले हम एक प्रॉपर्टी बेचें, फिर दूसरी खरीद लें, फिर एग्जम्पशन क्लेम कर लें, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी को भी भेज दें सेम रेट पे, मतलब जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल था अभी एग्जाम्पल में हमें कैपिटल गेन कितना हुआ था, 50 लाख का हुआ, तो मैंने एक 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली अपने किसी फ्रेंड से परचेज कर ली, और प्रॉपर्टी परचेज करके यहाँ पे शो कर दिया कि भैया मैंने परचेज कर ली है, तो मुझे यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ा, राइट। और 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी सेम भाव पे मैंने अपने फ्रेंड को वापस भेज दी, तो क्या होगा, तो उसके लिए रखा गया है लॉक इन पीरियड। क्या रखा गया उसके लिए, लॉक इन पीरियड रखा गया कि भैया 3 साल तक आप नई वाली प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे, ठीक है, 3 साल तक आप नई वाली प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। अगर आपने ऐसा किया
तो जितना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हुआ था उतना अमाउंट वापस टैक्सेबल हो जाएगा, उतना अमाउंट वापस टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर टैक्सेबल? सर आपकी जो नई प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे एग्जम्पशन अमाउंट से, उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे एग्जम्पशन के अमाउंट से। बोलिए आ गई बात समझ में? आगे क्या भैया बात समझ में? तो रिप्लाई बिल्कुल नहीं करते हो, तब बहुत गंदी आदत है, बहुत। सिर्फ गिने चुने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ गिने चुने बच्चे, 5-6 बच्चे हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। आर्य बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, पितारसी बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। मीनल कम कर रहे हैं रिप्लाई, प्रेरणा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, साकार कम कर रहे हैं, समृद्धि कम कर रहे हैं, सिद्धि नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात और कह दूं, मैं हर पॉइंट के बाद पूछ रहा हूँ, समझ आ गया? समझ आ गया? जो रेगुलर रिप्लाई नहीं करेगा उसको बाद में मैं प्रॉब्लम भी नहीं बताऊंगा, जो रेगुलर रिप्लाई नहीं करेगा बाद में मैं उसकी प्रॉब्लम भी नहीं बताऊंगा। समझ गए? अब साकार पूरा पढ़ाने के बाद कह रहे हैं सर वापस समझाओ। मैं हर पॉइंट पे पूछ रहा हूँ ना साकार कि समझ आया नहीं आया, अब रिप्लाई नहीं कर रहे हर पॉइंट पे। हर 2 पॉइंट के बाद मैं पूछ रहा हूँ समझ आया या नहीं आया, तब आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और अब आप कह रहे सर वापस समझाओ। सभी लोग रिप्लाई करते रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करते रहे। यार थोड़ी तो समझ रखो, कोई टीचर अपने फायदे के लिए थोड़ी बोलता है, इतनी बार समझा दिया आपको। टीचर कोई अपने फायदे के लिए थोड़ी बोलता है। आज बैच चालू हुआ है तब से मैंने कम से कम 10 बार इस मुद्दे पे आपको समझा दिया है, 10 बार समझा दिया एटलीस्ट। कहीं तो आदमी समझेगा। उस दिन आपको कहा था कि जिसको रिप्लाई नहीं करना मुझे एक मैसेज दे दें कि रिटर्न में कर दें कि भैया मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मुझसे मत पूछना। तब आपने कहा नहीं नहीं सर रिप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम तो रिप्लाई। मतलब 10 मिनट का मोटिवेशन होता है, 10 मिनट बाद वैसे ही हो जाते हो आप वापस। हद होती है यार किसी चीज की। बार बार कहो तो टीचर रूड है, ठीक है, ना कहो तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, फिर पूरा होने के बाद समझ आएगा नहीं। क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? ओके कोई नहीं बेटा, ये अपन तो नहीं बोलेंगे आपको, जिसको रिप्लाई करना है करें, जिसको नहीं करना नहीं करें, ठीक है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बच्चे नहीं हो 8वीं 10वीं क्लास के कि आपको बार बार कोई चीज समझानी पड़े या मार पीट के आपसे रिप्लाई करवाया जाए। इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। चलिए, तो सेक्शन 54 घर के बदले घर। अगर आप ठीक है बताते हैं पंकज जी। तो सेक्शन 54 कह रहे हैं सर घर के बदले घर। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचता है और बेच के सर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसपे वो नई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। नई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए खरीदना है तो 1 साल पहले और 2 साल बाद तक का टाइम दे रखा है, और बनवाना है तो 3 साल का टाइम दे रखा है सर।
ठीक है। अगर आप अभी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना चाहते, इसी साल तुरंत नहीं करना चाहते, तो आप कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करवा दीजिए, वो भी आपका अमाउंट इन्वेस्टेड ही माना जाएगा। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देंगे, वेदर इट इज इन प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, इसको अमाउंट इन्वेस्टेड मान लिया जाएगा, और जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है उन दोनों में जो कम अमाउंट होगा उतने का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। नई वाली जो प्रॉपर्टी है सर, वो आपको 3 साल के लिए होल्ड करनी है। अगर आपने 3 साल से पहले प्रॉपर्टी को बेच दिया तो नई प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उतने अमाउंट से रिड्यूस कर दी जाएगी जितना एग्जम्पशन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जम्पशन यहां मिला 40 लाख, ठीक है, और आपकी नई प्रॉपर्टी थी 60 लाख। तो जब इस नई प्रॉपर्टी को बेच दिया आपने, मान लीजिए कितने में, 70 लाख रुपए, ठीक है, इसको कितने में बेच दिया सर आपने, 70 लाख रुपए में। तो ये जो, वैसे तो आपको फायदा कितना हुआ है, कैपिटल गेन कितना हुआ नई प्रॉपर्टी पे, बोलिए, नई प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन कितना हुआ सर? वैसे तो 60 लाख में आपने खरीदा था, 70 में बेच दिया, पर यहाँ पे अब 60 लाख कॉस्ट नहीं रहेगी, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा उस अमाउंट से जितनी एग्जम्पशन आपने ले ली। तो आपकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी, ओनली 20 लाख, और सेल कंसिडरेशन कितना रह जाएगा, 70 लाख। तो इसका मतलब 50 लाख पे आपको गेन देना, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 लाख तो वैसे ही ओरिजिनल गेन था, ध्यान से देखो, क्या 10 लाख का तो ओरिजिनल गेन था सर इस प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, और 40 लाख रुपए ये वाले, ऐसे टोटल मिला के ये 50 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए। आगे ये बात समझ में कि बेचने पे अमाउंट टैक्सेबल कैसे होगा, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात तो समझ में। अब देखो सर, ये जो हमने कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, एक डाउट है शिफाली का है सर, ये 31 जुलाई और 31 अक्टूबर की डेट क्यों है, जबकि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर है ना हमारे पास? अरे बेटा क्या बातें कर रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर असेट एक्वायर करने के लिए, राइट। इस साल मैं जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हूँ 2020-21, इसकी मुझे रिटर्न कब फाइल करनी है? रिटर्न तो इसी डेट पे फाइल करनी है ना, रिटर्न की डेट थोड़ी बढ़ जाएगी, रिटर्न की डेट तो ये रहेगी, 20-21 की रिटर्न तो मुझे इसी डेट से पहले बढ़नी है। ऑडिट है तो 31 अक्टूबर, ऑडिट नहीं करवाने तो 31 जुलाई, तो रिटर्न तो मुझे यहीं पे बढ़नी है, और इस डेट से पहले ही मुझे ये एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट आया है। 2 या 3 साल होता तो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का मतलब क्या था, समझ गए? हाँ जी बोलो, क्लियर है क्या शेफाली? ओके, अब देखिए सर, हमने जो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा लगाया वो ओवरऑल है तो बैंक अकाउंट ही है, तो बैंक अकाउंट, तो उस पर अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उसका क्या होगा? तो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, समझ गए? कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में आपने जो पैसा जमा कराया है उस पर जो इंटरेस्ट अराइज होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट? ओके, अब सर क्या हम प्रॉपर्टी किसी और के नाम से परचेज कर सकते हैं? आप वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ में चलता है, ठीक है, हस्बैंड ने बेची है प्रॉपर्टी वो वाइफ के नाम से खरीद सकता है, वाइफ ने बेची है प्रॉपर्टी वो हस्बैंड के नाम से खरीद सकता है, ठीक। तुषार कह रहे हैं सर 10,000 का रिडक्शन ले सकते हैं क्या इंटरेस्ट पे? बेटा 80TT इज ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इट्स नॉट सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, बोलिए क्लियर है? वाइफ के नाम पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एक केस हुआ था कमल वहल नाम से, ठीक है, क्या केस हुआ था? कमल वहल का नाम से केस हुआ था कि भैया आपने प्रॉपर्टी बेची, मिस्टर कमल वहल ने प्रॉपर्टी बेची और उन्होंने नई प्रॉपर्टी जो खरीदी वो वाइफ के नाम से खरीदी, तो क्या वो 54 की एग्जम्पशन ले सकते हैं? तो आंसर इज यस, वो 54 की एग्जम्पशन ले सकते हैं, राइट? क्लियर है? ओके, अच्छा सर, क्या हम प्रॉपर्टी जॉइंट नाम में खरीद सकते हैं? कि सर एक बात समझिए आप, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, ध्यान से सुनना, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची सर, और मुझे एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी है,
पर ये जो नई प्रॉपर्टी है बहुत महंगी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो ये थी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 50 लाख मैंने लगा दिए, 50 लाख मेरे फ्रेंड ने लगा दिए। क्या मैं इसके रिगार्डिंग एग्जम्पशन ले सकता हूँ 54 में? यस, डेफिनेटली ले सकते हैं सर। हमारा तो 50 लाख की प्रॉपर्टी है ना, उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 50 लाख। तो हम 50 लाख की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये ठीक है, ये बारीक पॉइंट है, मे भी आपने इंटर में नहीं पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए एक लास्ट पॉइंट और, फिर फाइनल कमेंट लेते हैं। सर इन केस ऑफ डेथ, मान लीजिए एसएससी की डेथ हो जाती है, ठीक है, जिस एसएससी के नाम पे ये सारा सिस्टम चल रहा था उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो सर इस स्कीम अकाउंट में जो पैसा पड़ा था कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, ये किसको मिलेगा? उस बंदे के लीगल हेयर को मिलेगा। तो उस लीगल हेयर के लिए ये पैसा क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा। उस लीगल हेयर के लिए पैसा क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा। अब बताओ, ओ टोटल मिला के सेक्शन 54 समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। लास्ट पॉइंट ये बोला कि अगर कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है और एसएससी की डेथ हो जाती है तो वो पैसा जाहिर सी बात है विड्रॉ कौन करेगा? उसका लीगल हेयर करेगा, तो वो उसके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जॉइंट नाम में अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, जॉइंट नाम में प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसको भी आप 54 में क्लेम कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी जो नई परचेज हुई है वो सिंगल नाम पे ही हो, आप ही के नाम पे हो, वो आपके और किसी और के नाम पे है, तो आपका जितना पैसा लगा है उसके रिगार्डिंग आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सारे कह रहे सर लास्ट वाले का एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल लास्ट वाले का, भाई मान लो फंड में 5 लाख रुपए पड़े हैं, एसएससी मर गया तो 5 लाख रुपए किसको मिलेंगे? उसका बेटा लेगा ना, उसका उत्तराधिकारी जो होगा, इनहेरिटेंस में उसका उत्तराधिकारी लेगा। तो वो 5 लाख रुपए बेटे के लिए क्या हो जाएंगे? टैक्स फ्री हो जाएंगे। ओके सर, उसने परचेज नहीं किया हाउस, तो उसकी ड्यूटी नहीं है हाउस परचेज करनी। अरे उसकी तो ड्यूटी नहीं है हाउस परचेज करनी, बोला। एक्सेप्शन लिखने का मतलब ही क्या हुआ? अगर उसको भी हाउस ही परचेज करना है फिर तो ऊपर वाले रूल ही है, फिर एग्जाम बोलने का मतलब क्या? जब अपन ये कह रहे हैं कि सर डेथ के केस में इनहेरिटेंस में बच्चे को जब ये पैसा मिलेगा तो दैट विल बी टैक्स, तो बच्चे को थोड़ी घर खरीदना है, और बच्चे को अगर घर ही खरीदना हुआ तो फिर तो टैक्स फ्री होने का क्या मतलब है? टैक्स फ्री बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके अब सुनिए इसी पॉइंट को, सेक्शन 54 ही है, कोई नया सेक्शन नहीं है, ये भी सेक्शन 54 ही है। फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर एक ऑफर बोल सकते हैं अपन, एक ऑफर निकाला गया आपके लिए। क्या? कि भैया अगर आपने घर बेच के घर खरीदा है, ठीक है, तो कई लोग नहीं बोल रहे थे कि सर मेरा जो पुराना घर था वो काफी महंगा था, पुश्तैनी घर था, मैंने उसको बेचा, पर मैं 2 घर खरीदना चाहता हूँ, एक गांव में खरीदना चाहता हूँ, एक शहर में खरीदना चाहता हूँ। समझ गए कि भाई मेरा गांव में पुश्तैनी घर है ना, और मैं उसको तो बेचना चाहता हूँ, और गाँव में भी एक घर चाहता हूँ और शहर में भी एक घर चाहता हूँ, तो आप मुझे ऐसा मौका दो कि मैं 2 घर खरीद सकूं। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है। तो उनके लिए क्या बोला गया? सेम कंडीशन सारी सेम है कि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप इंडिविजुअल एचओएफ होने चाहिए, पर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ तक ही होना चाहिए, तो ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा, वरना ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर हाउस को बेचने से 3 करोड़ का कैपिटल गेन आपको हुआ है तो फिर आप एक घर वाली ही स्कीम ले पाओगे, 2 घर की स्कीम नहीं ले पाओगे। समझ गए? ठीक है, अब इस केस में आप 2 घर खरीद पाएंगे, एक ही नहीं 2 घर खरीद पाएंगे, और दोनों एलिजिबल होंगे आपकी डिडक्शन एग्जम्पशन लेने के लिए। ठीक है, टाइम वही है, 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल के अंदर। ठीक है, दोनों घर का मिला के जितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा और पुराने घर को बेचने में जितना एलटीसीजी होगा, दोनों में जो कम होगा उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड दोनों हाउस के ऊपर, और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट की प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज खास लिखी गई कि ये ऑफर आपको सिर्फ एक बार मिलता है, पूरी जिंदगी में ये ऑफर सिर्फ एक बार मिलेगा। इसका मतलब सर ये कि
एक घर बेच के एक घर खरीदने वाला तो मैं कितनी भी बार कर सकता हूँ, एक घर बेच के एक घर खरीदने वाला सिलसिला तो मैं अपनी जिंदगी में कितनी भी बार कर सकता हूँ, चलेगा। पर एक घर बेच के दो घर खरीदने वाला सिलसिला मैं सिर्फ एक बार कर सकता हूँ। ये फाइनेंस एक्ट 2019 से ऐड किया गया। बोलिए, ये आपका सेक्शन 54 कंप्लीट हो गया है। फाइनल कमेंट। चलिए, एक सेकेंड। हाँ, हेलो। ओके, चलिए आगे आते हैं। सेक्शन 54B। ठीक है, सेक्शन 54B हमने पढ़ा था सर, क्या था? जमीन के बदले जमीन, क्या था? पीडीएफ पे तो सही चल रहा है पेन। चलिए, जमीन के बदले जमीन। तो 54B में बोला गया कि अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हैं, ध्यान रहे सर ये 2 करोड़ वाली लिमिट फॉरएवर ऑप्शन में नहीं लगती, नहीं फॉरएवर ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ वंस टाइम ऑप्शन में है। जो वन टाइम ऑप्शन है उसमें। हाँ जी, देखिए सेक्शन 54B कह रहा है सर अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, अर्बन एग्रीकल्चर क्यों लिखा भाई, रूरल क्यों नहीं लिखा? अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची हो तो क्या ये सेक्शन नहीं लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल सेट ही नहीं होती। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो सर कैपिटल सेट ही नहीं होती। तो एग्जम्पशन कहां से मिलेगी जब गेन ही नहीं है ना? जब गेन ही नहीं निकालना तो एग्जम्पशन की तो बात ही कहां से आए? आगे बात समझ में? याद है ना कैपिटल सेट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल सेट से बाहर ही कर दिया था। ठीक है, चलिए। तो सर अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की है, ध्यान रहे ये लैंड एटलीस्ट आपने 2 साल यूज की हो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये लैंड एटलीस्ट आपने 2 साल यूज की हो एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने पहले एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज की। ठीक है, आपने 6 महीने पहले एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज की। ठीक है, और वो पड़ी है, आपने ना काम में लिया, पड़ी रही और 6 महीने बाद आपने उसको बेच दिया, तो क्या आप ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने उसको 2 साल एग्रीकल्चर पर्पज में काम में नहीं लिया है। राइट, ओके। अब देखो एग्रीकल्चर वर्ड आया, 2 वर्ड ध्यान से रख लेना, मैंने इंटरव्यू में भी बताया था आपको, एग्रीकल्चर वर्ड और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जहां पे भी आ जाए वो एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचएफ को, क्योंकि खेती का काम भी यही करेंगे और रहने का काम भी यही करेंगे। राइट, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन हो या शॉर्ट टर्म गेन हो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। नई लैंड आपको एक्वायर करनी है और नई लैंड चाहे अर्बन में हो और चाहे रूरल में हो वो भी चलेगा। ठीक है, तो शहर की जमीन तो बेचनी है और नई जमीन खरीदनी है, चाहे शहर में खरीदो चाहे गांव में खरीदो, दोनों एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है सर, कितने टाइम में खरीदनी है नई एसेट? 2 साल में खरीदनी है भैया, 2 साल में नई एसेट आपको एक्वायर कर लेनी है। अगर आपने ऐसा किया, अब 2 साल में खरीदनी है, तो क्या इसकी भी रेट रिटर्न बढ़ने के बाद हो सकती है? बताइए, क्या रिटर्न बढ़ने के बाद हम परचेज कर सकते हैं? हाँ, पर उसके लिए हमें कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। समझ गए?
ओके, ठीक है। तो हमने कहा कि सर अगर आप 2 साल में खरीदना चाहते हैं बाद में, तो आपको कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, इतना सा कहा है, ठीक है। अब सर प्रॉपर्टी खरीद ली, मतलब लैंड परचेज कर ली, या फिर कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा लगा दिया, दोनों ही अमाउंट इन्वेस्टेड में आ जाएंगे। जितना गेन हुआ है उसको कंपेयर कर लो, दोनों में जो कम है उसको क्या कर दो सर, एग्जम्प्ट कर दो, उतनी एग्जम्पशन दे दो। इस प्रॉपर्टी पे भी 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। अगर 3 साल में बेच दिया तो वही हाल होगा जो सेक्शन 54 में हुआ था। बोलिए जी, आगे बात समझ में? चलिए एक बार यहां तक बता दीजिए, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट है तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।